लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो सिर्फ सोल्यूशन है इंडाइसेस, नथिंग एल्स। SIP आप फिक्स करो कौन सा इंडाइस में लेना है, किसी भी इंडाइस में आप लगाओगे उसमें रॉन्ग नहीं जाओगे। वन ऑफ द बिग मिस्टेक दैट लॉट ऑफ यंग पीपल मेक, स्टार इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसे डुबा देते हैं उसमें। पोर्टफोलियो रिप्लिकेट करोगे, स्टॉक तो अच्छे आ गए आपके पास। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि एंट्री पॉइंट उनका क्या है, एंड मैजिक उसमें है। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो जमीन या रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनके ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी मेरे पास सरप्लस बन रहा है उससे मैं स्टॉक करूँ। इक्विटी का कंपाउंडिंग रेट देखोगे तो वो रियल एस्टेट से अच्छा ही रहा है। रियली? या रियली। IPL में एसोसिएट पार्टनर्स बन गए, क्यों ऐसे? जब IPL चालू होता है तो फुल फैमिली इज ग्लूड ऑन द स्क्रीन, देख रहे हैं। तो वी फेल्ट दिस इज द राइट काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर्टी वेयर वी शुड बी एसोसिएटेड। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें? वी हैड बिडेड 82.5 पर ईयर। आप किधर इन्वेस्ट करते हो? Try to put maximum money in my company. Rest of the money जो कमा रहे हैं, enjoy your life. People say that car depreciate होती है, वेकेशन करोगे तो उसमें क्या मिला आपको? समझ में नहीं आता कि सब जगह अगर पैसा कमाओगे तो खर्चा कब करोगे? पीपल हु आर यंग, उनको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाने चाहिए? क्यों इंडिया में आज भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? हर्षद मेहता स्कैम की वजह से क्या असर हुआ था ब्रोकिंग बिजनेसेस पर? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? ऐसी कई सारी बातें हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करी है। हमारे आज के गेस्ट हैं दिनेश ठक्कर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंजल वन। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने बड़े सपने देखकर और पूरी मेहनत करके अपने ड्रीम्स को पा लिया। He chose to not join his family business and build a successful business from scratch, and the rest is history, जो आज के एपिसोड में आपको पता चलेगी। अगर आपकी लाइफ में हमारे पॉडकास्ट से कुछ भी बेहतर चेंज आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब बटन दबाने से हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेहतर से बेहतर एपिसोड लेके आएंगे। सो बिफोर यू एंजॉय द शो, गो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स, बिकॉज इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स हम उन चैनल्स पे डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेज कर पाएँ एंड एक बेहतर लीडर बन पाए अपनी लाइफ में। एंजॉय द शो। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू फिगरिंग आउट। एंड आप क्यों बताते हो आप क्या करते हो इन 1 minute फॉर एवरीवन, सो दैट इट्स अ गुड स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट बिगिनिंग? आई एम इनटू स्टॉक ब्रोकिंग डेफिनेटली, एंड स्टॉक ब्रोक पहले यानी कि व्हेन वी स्टार्टेड तब स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था। हाँ. अभी तो आई वुड से मोर लाइक इन फिनटेक कंपनी एंड मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू बी काइंड ऑफ लाइक सुपर ऐप which helps people in terms of their total personal finance across their life cycle. Okay. That is the short description of Angel. Now it is. So it's just not stock broking, सिर्फ stock broking नहीं है. It's about everything else related to it. Yeah. So like last year हमने shift किया from broking app to super app. Focus ये vision ये है कि जो भी individual app पे आता है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है पूरे लाइफ टाइम में। एंड मैंने जो देखा है मार्केट में कि इक्विटी हैज़ गिवन लाइक अ रिटर्न ऑफ 14-15% कैगर अक्रॉस 25-30 ईयर्स। दैट इंक्लूड्स सबसे बैड पीरियड जो हर्षद मेहता स्कैम, .com बबल का जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बावजूद भी इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया है। पर कितने लोग हैं इंडिया में जो सचमुच इक्विटी को लॉन्ग टर्म एसेट की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो बहुत बार आदमी को लगता है कि स्टॉक ब्रोकिंग सिर्फ ट्रेडिंग है, सट्टा है, बट आप देखोगे ना ये इन्वेस्टर उनकी पूरी जर्नी में देखिए 25-30 साल आते हैं ट्रेडर की तरह एग्रेसिव, रेकलेस, पर धीरे धीरे वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत लोग नहीं समझ पाए थे। अब जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, हमने देखा कि जो भी ऐप पे आ रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अभी एंजल का विजन ये होगा कि कैसे हाउ टू टच बेस पीपल हु हैव सम नीड, जहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ जनरेट करना है, और सबसे बेस्ट एसेट यही है। अगर आपको 2,000, 5,000, 10,000 रुपये लगाने हैं तो सबसे एसेट इक्विटी है। बट आज तक मुझे लगता है लोगों ने बराबर समझा नहीं, काफ़ी लोगों ने, मैं कहता हूँ कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, बहुत वेल्थ बनाया इक्विटी में। जैसे
जैसे गुजराती, मारवाड़ीज, few people from Hyderabad. I'm talking about since 25 years. These are the communities who knew about virtues of equity. Equity में इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी पैसा बन सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं ट्रेडिंग करना है, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना है. खराब साइकिल में, अच्छे साइकिल में लोग क्या करते हैं, खराब साइकिल में डर जाते हैं और अच्छे साइकिल में हायर प्राइस पे आते हैं, तो उनकी वेल्थ बनती नहीं है. तो हमारा पर्पस ये है कैसे इन्वेस्टरों को कंटेंट दे, कैसे इन्वेस्टर को अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जो एसेट है रिस्की नहीं है, वोलेटाइल है, और उसके तरीके हैं टू मिटिगेट दिस रिस्क. अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका बहुत वेल्थ बन सकता है, बट इसमें पेशेंस चाहिए. ओके, क्वेश्चन ऑन दिस कि आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी 1991 में, पर ये 1991 में क्यों किया? मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. ओह माय गॉड, स्टार्ट करने के लिए. मैंने 91 में स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ईयर आई मेड अ गुड अमाउंट, लाइक साल का कुछ मैंने 35-40 लाख कमाया, एंड दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी. नेक्स्ट ईयर व्हेन आई थॉट एक्सपांड करता हूँ, एक नई ऑफिस ली, एक्सपांड किया, और 3 महीने में हर्षद मेहता क्राइसिस हो गया. तो जितने मेरे क्लाइंट थे दे आर अनेबल टू पे मी. अगेन साइकिल स्टार्टेड, आई हैव टू रेज डेट टू पे. उस टाइम पे मार्केट में ऐसा था कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करते हैं ना तो आप भी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, एंड दैट इज अ ट्रेंड. सो व्हेन आई डिसाइडेड आई विल बोरो एंड आई विल पे. हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि वी से दैट ओके आई एम अनेबल टू पे, बिकॉज क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई रिमेंबर दैट डे, लाइक आई हैव टू बोरो. फ्यू ऑफ माई गुड फ्रेंड्स दे रियली हेल्प मी टू गिव मी डेट, and that debt got converted into equity of angel broking. Okay. Yeah. And still they are holding. Okay. Nice. So when they invested, like that time I required around 1.5-2 crore. They invested 50 lakh. उनके लिए तो pocket money था. That portfolio has turned to around 1,000 crores. But ये हर्षद मेहता के पहले जैसे आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया और फिर वो हुआ, उससे कितना इफेक्ट पड़ा था आपके बिजनेस पे? उसके बाद कितने टाइम तक एक्चुअली इफेक्ट था? Yeah, that is a good question. So I believe many people glorify him as in people who bought investment cult. It is not like that. उसके हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस लगा, एंड रिकवरी होने में कम से कम 5 या 6 साल लगे. 92 का जो इम्पैक्ट आया, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस रिकवर हुआ बाय 96-98. That is where all the screen-based trading started. I was able to use technology, use VSET and all that, give terminal to sub-broker across India. That is how, at least in 5 years, I was able to recover that money, and I was capable to like bring my business back to normal. By the time I brought it back to normal, then all this .com bubble, Ketan Parekh, so scam के ऊपर scam ही होता था. 2001 में फिर हो गया. Yeah. Do you think कि काफ़ी लोग आज भी इसीलिए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हर्षद मेहता और केतन पारेख जैसे स्कैम्स हुए थे? या डेफिनेटली, बिकॉज ये स्कैम ने क्या किया, एक जनरेशन को इतना इम्पैक्ट किया. वो आज भी अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है. सेम हैपेंड विथ मी आल्सो व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस. फर्स्ट थिंग वाज दैट स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बट व्हेन आई वेंट इनटू दिस मार्केट आई अंडरस्टूड देयर आर वेज टू मिटिगेट. ये सब रिस्क वगैरह ऐसा नहीं है जो हैंडल नहीं हो सकता है. तो कभी ये नहीं सोचा कि वीसी से पैसे लेता हूँ मैं, नहीं तो IPO क्यों? नो, सी व्हाट हैपेंस, टाइम कम्स व्हेन यू आर लाइक, जब आप इक्विटी रेज कर दिया है, उनको एग्जिट भी देना है. और प्लस क्या होता है कि वी फेल्ट इट इज़ गुड टू बी ए लिस्टेड कंपनी. देखो, जब विजन काफ़ी बड़ा है ना कि बैंकिंग सर्विस को डिस्टर्ब करना है, कब आपको इक्विटी और लगेगी आपको पता नहीं है. तो इट इज़ बेटर इफ़ यू आर लिस्टेड, नो लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर. हम जो नंबर डिक्लेयर करते हैं इंडस्ट्री में, हम ही इतना नंबर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वी आर लिस्टेड कंपनी. वी फील वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी इन्वेस्टर हु हैड इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी. So I feel transparency helps us to have a better corporate governance, have better transparency, being honest to stakeholders and all that. That creates a different environment altogether. So that's the reason we believed. Now time has come, we are mature enough, business is growing, so it should be listed. How much is growing business now, year on year? Customer base is growing at the rate of around 80-85%. Every year? Every year, yeah. So that is what I am saying. That wow. is, yeah. So this you cannot do it in traditional business. And this is profitable. It is profitable. Every customer that we acquire and is what's profitable. the top line अभी क्या turnover है business का? Because it's listed company, so we can talk about these numbers. Yeah.
तो ये 9 महीने का टॉप लाइन है अराउंड 3000 करोड़, ओके, और प्रॉफिट होगा अराउंड 790 करोड़, एंड अभी भी एक क्वार्टर बाकी है. So that way I would say like this business that way if it is managed properly, बराबर अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैनेज करो तो अगर 750 करोड़ का बोल रहे हो पर क्वार्टर, तो मतलब नहीं, पर क्वार्टर नहीं, 9 months, 750 करोड़ अगर 3 क्वार्टर्स का है तो पर क्वार्टर लगभग 250 करोड़ के आसपास मोटा मोटी है. तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा. राइट. ये पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हाँ, ये पैट है. ये पैट है. पैट. ओके, तो 1000 करोड़ टैक्स देने के बाद में. ओह, नाइस. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑलमोस्ट 1000 करोड़. एंड इसमें से हाउ मच कंपनी डू यू ओन एज अ प्रमोटर? एज एन प्रमोटर वी होल्ड अराउंड 38%. टेल मी, फिनटेक कंपनीज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रही है? फेस कर रही है, ये शायद स्टेटमेंट करंट है. ओके. वैसे फेस कर नहीं रही थी. हाँ, कर रही है. एग्जैक्टली. क्या होता है कि जब कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, रेगुलेटर हर चीज के लिए तो रेगुलेशन नहीं बनाएगा. बोलते ठीक, आप छोटा मोटा कर रहे हो, विद इन जो फ्रेमवर्क आप करो. बट जब आप बड़े बन जाते हो तो आपको फ्रेमवर्क को फॉलो करना है. उस समय दिक्कत क्या होता है, आपने जो बनाया है, आप यू आर चेजिंग प्रॉफिट, यू आर चेजिंग रेवेन्यू, तो आप ये भूल जाते हो कि रेगुलेटर ने फ्रेमवर्क बनाया उसी के दायरे में करना है. आप अगर बीच में कोई शॉर्टकट ढूंढोगे तो कहाँ ना कहाँ पे रेगुलेटर फिर से आपके पास आके आपका बिजनेस को करेक्ट करेगा. तो ये फेज है जहाँ पे करेक्शन हो रहा है. वो ये कह रहे हैं कि जो आपने किया है, जो अलाउ नहीं है आप मत करो, जो अलाउ हो उस चीज़ों में इनोवेट करो. आई डोंट थिंक, देखो मैंने जैसे 91 में स्टार्ट किया, हर्षद मेहता स्कैम हुआ. आज भी मैं रेगुलेटर को क्यों मानता हूँ, उस समय रेगुलेटर होता था तो स्कैम नहीं होता था. तो ये रेगुलेटर जो करता है वो इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है. अब एंटरप्रेन्योर का विजन क्या था, वो लॉन्ग टर्म बड़ा पिक्चर, उसमें से मार्केट शेयर. अगर बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, स्कैम हो गया, या तो किसी ने अपना ये, जैसे हमारे पास कार भी हुआ, ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो इंडस्ट्री 2 स्टेप पीछे चली जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज करना, जो भी रेगुलेटर कर रहा है वो इंडस्ट्री के अच्छे के लिए कर रहा है, बचाने के लिए कर रहा है. अब वो काफ़ी वाइट पेपर फ्लोट करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं वगैरह करते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो. अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो एक स्टेप पीछे लेके करेक्ट करो. और अगर आप बिलीव करते हो जो लॉन्ग टर्म विजन है वहाँ पे पहुँचना है, तो ये टाइम एंड अगेन करेक्शन बहुत ज़रूरी है. सो क्वेश्चन ऑन दिस वेरी स्पेसिफिक, कि पेटीएम के साथ क्या हो रहा है? पेटीएम मैं इतना मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ. अच्छा. बट मुझे लगता है कि they have to correct whatever they have done wrong. रेगुलेटर अगर कुछ कहता है ना तो कुछ इश्यूज है, स्टेप बैक, एज आई सेड, करेक्ट करो. अपॉर्चुनिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, तो डोंट लूज हार्ट, एंड ही विल नॉट, डेफिनेटली आई नो दैट. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट टाइम एंड अगेन जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कुछ इंटेंशनली कोई गलत करता होगा, बट कुछ रॉन्ग हो जाता है, बिजनेस मॉडल रॉन्ग हुआ, स्टेप बैक, 1-2 क्वार्टर रिपेयर करके वापस वही, वो जो विजन है कि जो फिनटेक में डिसरप्शन आने वाला है काफ़ी बड़ा है, 100x की अपॉर्चुनिटी है. अब तो 1x भी नहीं पहुंचे हैं. तो यू थिंक कि पेटीएम विल बाउंस बैक, विल कम बैक? सी, आई बिलीव लाइक एनी एंटरप्रेन्योर हु हैज सस्टेन्ड फॉर ऑल दिस पीरियड, who have raised money, who have convinced investors, who has a good corporate governance and all that, will correct and bounce back. You know, मैं अभी 3rd टाइम पहले मैंने अपना PMS स्टार्ट किया था, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले. एंड उस टाइम मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो 1-2 मेरे पास कंटेंट वीडियोस देखने को मिले सौरभ मुखर्जी के, मार्सेलिस जो चलाते हैं, राइट. तो उसमें एक वो चीज़ बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 94% ऑफ आवर कंट्रीज एसेट इज इनटू फिजिकल एसेट्स राइट नाउ. डू यू बिलीव सो? आई डोंट नो व्हाट नंबर्स, बट व्हाट ही इज सेइंग वुड बी राइट. बिकॉज देखोगे तो जो भी जनरेशन, ये जनरेशन कौन सी जनरेशन है जो पहले इनकी रिक्वायरमेंट है फ्लैट लेना, घर लेना, तो जितनी सेविंग जाएगी वहीं पे जाएगी. अब नंबर राइट है कि रॉन्ग है वो मैं, बट मेजॉरिटी वही है, मेजॉरिटी अभी वही है. तो ये अब चेंज हो रहा है यहाँ से फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट्स. तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जो मैं कहता हूँ 100x की अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे लोगों को हेल्प करना, भी घर हो गया, उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होगी फाइनेंशियल सेफ्टी, काइंड ऑफ लाइक मनी फॉर फैमिली, रिटायरमेंट प्लान्स. अब फोकस इस जनरेशन का वहाँ पे जाएगा. जब ये जाएगा, ये 20-25 साल पूरा आप देखोगे नया जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो फाइनेंशियल एसेट्स में होंगे.
यू फील अब फिजिकल एसेट्स पे लोग कम कर रहे हैं इन्वेस्ट करना? कम नहीं कर रहे, बट समझो जितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो जैसे बेसिक पहले क्या होता है, घर आपने बना दिया तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं पे होगा, फिर भी आपके पास सरप्लस है। ये जनरेशन प्रीवियस जनरेशन ज़्यादा कमा रहा है, अब घर के अलावा उनके पास सरप्लस है तो कहाँ पे लगाएंगे? वेकेशंस पे लगाएंगे, फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करेंगे, अपनी सेफ्टी क्रिएट करेंगे, अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करेंगे, इंश्योरेंस बिकेगा, तो हर चीज़ मुझे लगता है मोमेंटम आने वाली है फाइनेंशियल साइड पर। सेफ्टी के लिए लोग यूजुअली, जैसे अगर आप देखो जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो घर खरीदती है, वो घर के अलावा फिर दूसरे और कहीं पे घर खरीद लेती है, कहीं पे फ्लैट ले लो, छोटे छोटे प्लॉट्स खरीद लेंगे, कहीं बाहर फार्म हाउस टाइप खरीद लेते हैं, या गोल्ड खरीद के बहुत लोग रखते हैं, राइट, अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे घरों में भी इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट्स में भी करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो ज़मीन या रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनके ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओके मैं इतना ज़्यादा जो भी मेरे पास सरप्लस बन रहा है उससे मैं स्टॉक खरीदूँ। नहीं, इसमें और एक चीज़ है, एफडी भी खरीदते हैं। हाँ, एफडी भी खरीदते हैं। तो अब जब एफडी 6% दे रही है तो जो फाइनेंशियल एसेट जो क्रिएट कर रहे थे थ्रू एफडी, अब क्या होगा? अब इक्विटी आएगी उसकी जगह पर। और वो जनरेशन ने कभी इक्विटी को एज एन एसेट क्लास नहीं देखा था, इक्विटी देखा था ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। अब ये जो जनरेशन है वो इक्विटी को एज एन एसेट क्लास देखेगी। जब वो देखेगी और उनके पास सरप्लस कैसे होता है, ये जनरेशन आप देखोगे उनको एक्सपीरियंस भी करना है, लाइफ लोन भी लेना है, वेकेशन भी करना है, तो उनके पास छोटी छोटी टिकट साइज़ है और छोटे छोटे टिकट साइज़ में उनको इन्वेस्टमेंट करना है, घर नहीं मिलेगा। तो उनके लिए मुझे लगता है इक्विटी राइट सोल्यूशन है। और अब इक्विटी का कैगर देखोगे, कंपाउंडिंग रेट देखोगे, तो वो रियल एस्टेट से अच्छा ही रहा है। रियली इफ यू लुक एट लाइक, तो रियल एस्टेट हमेशा आधा 1% नीचे देगा इक्विटी से। बट रियल एस्टेट मतलब बहुत सब्जेक्टिव नहीं है कि आप किस एरिया में, कौन से शहर में हो, वहाँ पर डिसाइड होता है आप कितने पैसे बनाओगे। अब ये सब्जेक्टिव नहीं है, कौन सी स्टॉक में डालते हो, कब डालते हो, सेम चीज़ है, दोनों में एक ही चीज़ है। आप क्या देखोगे? पूरे बास्केट का रिटर्न। रियल एस्टेट में अगर बास्केट में डालता था, देखो उसमें तो क्या होगा, रियल एस्टेट में एक एरिया में आपने बहुत कमा लिया, एक एरिया में पैसा डूब गए। पर मैं कर रहा हूँ बास्केट की बात। अब बास्केट का अप्रिशिएशन देखोगे और स्टॉक मार्केट का बास्केट का अप्रिशिएशन देखोगे, तो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न ज़्यादा दिया है। आई थिंक जनरली माई व्यू कि इट्स नॉट अबाउट इक्विटी में ज़्यादा आएगा कि रियल एस्टेट में ज़्यादा आएगा। आपको किस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और जहाँ पे आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हो। अगर आपको वो करना है तो आपको, अगर रियल एस्टेट आता है तो आप रियल एस्टेट करो, स्टॉक आता है तो स्टॉक करो। पर अगर आपका मेन बिजनेस कुछ और है और आपको साइड में सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है एज अ साइड बिजनेस, कि मेरे पास जो महीने का 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ जो भी आ रहा है आपके पास, वो मैं बस साइड में लगाते जाऊँ, जहाँ पे मुझे दिमाग नहीं लगाना कैसे पिक करना है, कैसे नहीं करना है, आई थिंक देन स्टॉक्स मेक्स मोर सेंस। एग्जैक्ट, माय पॉइंट इज दैट उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, कि आपको पता है कि आपको इंडेक्स में लगा के छोड़ते जाओ, इन्फॉर्मेशन है, या तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हाईवे आने वाला है, ये रोड कट जाएगा वगैरह, तो उसका रिटर्न तो कोई बीट नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ जो लेमैन जिसको ज़्यादा पता नहीं है, वो कहता है मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में क्या अप्रिशिएशन आएगा, हर एरिया का अप्रिशिएशन उतना ही आएगा जितना सैलरी का इंक्रीमेंट आपको मिलता है। तो नेक्स्ट जनरेशन उतना ही ज़्यादा दे पाएगा जितना उनका सैलरी का इंक्रीमेंट है। सैलरी का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कि टोटल कंपनी की अर्निंग ज़्यादा ग्रो होगी। यही रिफ्लेक्ट होता है अल्टीमेटली। जब तो आपका इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगा तो स्टॉक में भी बहुत कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो पॉइंट मैं लाइक टू लाइक कंपेयर करूंगा ना, तो मैं कहूँगा रियल स्टेट में, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एंड दिस इज कनेक्टेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी, उसका रिटर्न 1-1.5% ज़्यादा ही आएगा। हाँ, दैट्स व्हाट मैं भी बोल रहा था कि दैट्स व्हाट आई ऑल्सो फील, कि अगर आपको इतना टाइम नहीं है, ना एक्सपर्टीज है, और ना आप लगाना चाहते हो इतना दिमाग कि मैं सीखूं कि कैसे मैं एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढूं या मल्टी बैगर मेरा लैंड ढूंढूं, या मैं ऐसी कौन सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन करूं कि जहाँ पे रोड कटेगा। रिटेल की इन्वेस्टमेंट बहुत क्लोज से देखी है। जो भी मल्टी बैगर वगैरह ये सब स्पॉट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो 5-10 साल में देखोगे अंडर परफॉर्मिंग करता है इंडाइसेस को भी। तो सबसे बेहतर ये होता है इंडेक्स भी लगा देते थे। हाँ, कोई भी पोर्टफोलियो, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो नॉलेजेबल है, जो वो बीट नहीं कर पाते इंडेक्स को। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट सामने है और इतना इजी इन्वेस्टमेंट करना, आप महीने का 100 रुपये लगा सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी बस मिस हो गई, शायद मैं मल्टी बैगर स्पॉट कर सकता था। फंड मैनेजर नहीं कर पाया तो रिटेल कैसे कर पाएगा? ओके, क्विक एडवाइस आई वांट फ्रॉम यू। ओके,
मेरे को ऐसी 3 बेस्ट एडवाइसेस दो फॉर पीपल हु आर यंग एंड ऑफ माई एज प्रॉबेबली, जिन्होंने अभी अभी थोड़े पैसे कमाना स्टार्ट करें, उनको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि आपने इतने लोगों को देखा होगा ऐप के थ्रू कि कितने लोग पैसे डुबा रहे हैं, नहीं डुबा रहे हैं, कैसे चल रहा है, लार्जर सेंटिमेंट होगा आपके पास। तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा कि इंडाइसिस को बीट करना बहुत मुश्किल है। उस इंडाइसिस भी आप बनाओ कि आपको 2 इंडाइसिस क्लब करना है कि सब इंडाइसिस को क्लब करना है। बहुत सारे ETF मिलते हैं जो आपको टॉप 700 कंपनीज का भी आपको इंडाइस बना के दे देगी, उसमें स्मॉल मिड लॉन्ग सब डाल देगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको चॉइस करना है ये 3-4 इंडाइसिस में। आप हिस्टोरिकल देखोगे इंडाइसिस को बीट करना इतना आसान नहीं है। तो रादर देन थिंकिंग कॉम्प्लेक्स कि मुझे 3 एडवाइस अच्छी एडवाइस दो, एक ही एडवाइस है, SIP आप फिक्स करो कौन सा इंडाइस में लेना है। किसी भी इंडाइस में आप लगाओगे उसमें रॉन्ग नहीं जाओगे। एग्जाम्पल दो 2-3 इंडाइसेस के। हाँ, एग्जाम्पल अपने ये निफ्टी है, अपने ये सेंसेक्स है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, बहुत सारे इंडाइसेस कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे। बहुत सारे ETF जो कि कंबाइंस लार्ज कैप विथ स्मॉल एंड मिड, ताकि आपको समझो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप ये सब इंडेक्स कंबाइन करते हो ना, लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस हर इंडेक्स से अच्छा होता है। और ये आप देखोगे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आपको लार्ज कैप में मुझे लगाना है, ताकि मुझे ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा। अगर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है मैं स्मॉल और मिड में लगाऊंगा, मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा मुझे चलेगा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा। आज भी स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म में आपको परफॉर्मेंस लार्ज कैप से अच्छा देता है। बट प्रॉब्लम ये है अगर आप चेरी पिक करना शुरू करोगे इसमें से कौन सा स्टॉक लेना है, आप उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हो। वो एक्सपर्ट होने के लिए काफ़ी कोर्स, एक तो बुल बेयर मार्केट देखनी पड़ती है, उसके बाद में काफ़ी फंड मैनेजर स्ट्रगल करते हैं इसको बीट करने में। तो आप समझो जब वो बीट करने में स्ट्रगल करते हैं तो आप कहाँ से बीट कर पाओगे। शौक है कर लो, मैं एक ही एडवाइस करूँगा, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हो 1-2 साल के लिए उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करो, उसके सामने कोई भी इंडाइसिस को बेंचमार्क करो। 90% ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू बीट दिस इंडाइसिस। तब तो हार मान लो कि इंडाइसिस बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और लॉन्ग टर्म मुझे अपने काम में ध्यान देने दो। और यहाँ पे मैंने सिप चालू कर दी। अब सिप चालू करने में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले लो, अगर वो थ्रिल चाहिए तो। वैसे मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है सिप्स, जिसमें कॉस्ट भी कम है ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑफ मैनेजिंग। डायरेक्ट अपने ये म्यूचुअल फंड ले लो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले लो ताकि आपका कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा। रेगुलर फंड्स में मत जाओ, पैसे कटेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो सिर्फ सोल्यूशन है सिप्स इंडाइसेस, नथिंग एल्स। And I'm saying 30 years I have seen nobody is able to beat this, all this for about retail people. 1-2 बीट कर पाए होंगे, फ्लूक होगा। कॉन्शियसली आप कैसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो। आपने लेकिन एक बात बोली थी कि क्राइसिस में रिटेल बाय, तो क्राइसिस होता है तो रिटेल बाय करता है, तो उनको पता कैसे चलता है क्राइसिस में कि भाई अभी अच्छा टाइम है खरीदने का, या ये कंपनी खरीदनी चाहिए, अभी तो क्राइसिस ओवरऑल मार्केट में चल रहा है। जब रिटेल यूजुअली बीट ही नहीं कर पाता इंडेक्स, तो फिर वो कैसे खरीदेगा? तो इसमें जैसे अपना ये मॉल में सेल लगता है, अब जब भी उनको जुना माल बेचना होता है सेल लगा देते हैं। हाँ। अब जो लेते हो वो जरूरी नहीं है कि वो राइट माल ले रहे हैं, बट उनको एक रहता है कि सेल है तो हमको ले लेना है। अब उनको ज़रूरत है कि नहीं है वो भी नहीं देखते। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा है, अब वापस बढ़ेगा, मेरे पास सरप्लस है मैं लगा देता हूँ। मैं ये नहीं कहा कि लोग राइट जाते हैं, बट जब भी मार्केट घटेगा तो ये रिटेल ही आता है, वो बल्क में बाय करता है। तो फॉर्चुनेटली फॉर देम अभी ये 3 साल में जब भी क्राइसिस है उन्होंने बाय किया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, तो उनका पैसा बन ही रहा है। मजे आ रहे हैं, सबको मजे आ रहे हैं। तो पता नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजी ये राइट है। मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म अगर राइट जाना है तो हर डिप पे भी इंडाइसेस ले लो, रादर देन गोइंग फॉर चेरी पिकिंग। यही मिस्टेक वो जनरेशन ने की जब .com बबल के बाद में जब क्रैश आया था, उन लोग ने वो स्टॉक लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स लिए, पैसा बनाया नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन को कहा एडवाइस है कि स्टॉक मार्केट में मत जाओ। वो गलती फिर से मत करो। जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आए, आई वुड से इंडाइसेस अ बेस्ट सोल्यूशन, रादर देन गोइंग चेरी पिकिंग स्टॉक। आप ट्रैक करने वाले नहीं हो, आपके पास रिसर्च टीम नहीं है, आप मैनेजमेंट के कॉल्स ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल है। तो माय एडवाइस वुड बी ये सारे जब भी डिप आते हैं आप इंडाइसेस लो।
आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स बहुत सारे यंग लोग यही करते हैं कि ये देखते हैं कौन स्टार स्टॉक ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए, उनके स्टॉक पोर्टफोलियो देखते हैं और फिर ये या तो उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं इस टाइम पे कि अच्छा इन राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन में कमाया तो अब मैं टाइटन खरीद लेता हूँ, बहुत बढ़िया स्टॉक है, और उनका पोर्टफोलियो एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे, या वो जो उन्होंने बनाए होते हैं उसी टाइप से अपने मल्टी बैगर्स पेनी स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा टाइटन के सामने अब कौन सी कंपनी जो बनने की कोशिश कर रही है वो बना रही है, राइट? एंड दैट्स वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स दैट लॉट ऑफ यंग पीपल मेक कि स्टार इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसे डुबा देते हैं उसमें। तो स्टार फंड मैनेजर का कॉपी करना अच्छी बात है कि उन लोग ने बहुत फंडामेंटली रिसर्च किए हुए स्टॉक्स, बट उनका एंट्री पॉइंट क्या था वो इम्पोर्टेंट है। आपने एंट्री पॉइंट गलत लिया, जब वो एग्जिट करने वाले हो तो आपने एंट्री किया तो आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली पॉइंट वो है कि उनका एंट्री पॉइंट और पोर्टफोलियो दोनों आप देखोगे, मैच करोगे तो आपको तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं ना, कब वो रिसर्च कर रहे थे किस कंपनी की, कब किस किस पॉइंट पे उन लोग ने लिया है, और जब वो लोग सोच रहे हैं उस कंपनी का क्या सोच रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आप पोर्टफोलियो रिप्लिकेट करोगे, स्टॉक तो अच्छे आ गए आपके पास, एंट्री पॉइंट गलत आ गया, आपको जब पैसे कमाने थे, अब हर हमेशा एंट्री पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये सब इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, आपको नहीं मिलेगा कि एंट्री पॉइंट उनका क्या है। एंड मैजिक उसमें है कि आपने किस वैल्यू पे लिया, किस एंट्री पॉइंट आपका कब लिया, और वो तो फिर भी ठीक है। और उससे रिप्लिकेट करना कि पेनी स्टॉक सबसे डेंजरस गेम। देखो इस मार्केट में बहुत सारे आज भी ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको आपके साइकी से खेलना है। वो न्यूज़ सीड करते हैं ताकि आपको लगे ये दूसरा टाइटन होगा, ये दूसरा अपना ये स्टार कंपनी हो जाएगी। उनका काम ही है आपके साइकोलॉजी के साथ में खेलना, वॉल्यूम क्रिएट करना, न्यूज़ क्रिएट करना, और एक दिन डम करके चले जाएंगे। वो सबसे डेंजरस है। आपने फंड मैनेजर का, स्टार फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो लिया, फिर कंपनी अच्छी है, वो जेन्युइन है, बट एंट्री पॉइंट गलत है, आपको बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बड़ा अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है आपको सब पता है कि इंडाइसेस में क्या चल रहा है, इंडाइस ले लो। अगेन आई विल कम बैक टू इट। देखो मैंने ये मार्केट 30 साल से देखी है और मैंने हर रिटेल का पोर्टफोलियो देखा है। कोई भी ये सोचता है कि मैं आउटस्मार्ट कर पाऊंगा इंडस्ट्री को चेरी पिकिंग करके, बहुत डिफिकल्ट है। इजी क्या है, या तो आप यूएसपी बनाओ ट्रेडिंग में, तो मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपको पता है इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है आप रिस्क भी नहीं ले रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, तो दैट इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। वहाँ पे रिस्क ले रहे हो, आपको थोड़ा पैसा लगा 6-8 महीने में 1 साल में बंद कर दोगे। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो होल्ड करोगे, और जो होल्डिंग पीरियड होता है उनका 10-10 साल 20-20 साल होता है। कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है। आज भी मुझे पता है बहुत सारे इन्वेस्टर किंगफिशर, जेट एयरलाइंस में पैसे लगा के रख दिए हैं, लेने के बाद में अप्रिशिएट भी हुआ है, आज तक फिर बेचेंगे नहीं, पोर्टफोलियो में पड़ा ही रहेगा। तो मेरा पॉइंट ये, आप देखो चर्न नहीं करते हो, इंडाइसेस में करते हो तो कम से कम ऑटोमेटिकली चर्न हो रहा है। सो आपके नॉलेज में, या आपने जितना रिकॉग्नाइज किया है पैटर्न अभी तक इतने सालों में, सबसे 3 सबसे शॉकिंग आदतें बताओ इंडियन रिटेल कस्टमर की जो बहुत ख़राब है जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, या सबसे शॉकिंग बातें आपको क्या पता चली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का जस्ट बिहेवियर ऑब्जर्व करके? जैसे जो भी ट्रेडिंग करता है उनको लगता है कोई मैजिकल वॉन्ड है किसके पास और मुझे टिप दे सकता है। मैं तो उसका टिप होती थी तो आपको एडवाइस दे ही क्यों रहा है। सेकेंड है, उनको समझना चाहिए ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो या तो आप 50% चांस है आप लूज करोगे, 50% चांस है आप विन करोगे। तो आपकी जर्नी जो स्टार्ट होगी लूजर से स्टार्ट होगी। आपको काफ़ी हद तक अपने टूल्स, अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को बराबर अपना ये फाइन ट्यून करना है ताकि आप इस प्रॉफिट के साइड पे आ सको। इतना इजी नहीं है डे 1 से आप कहोगे मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं प्रॉफिट के साइड पे पहुंच जाऊंगा। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर सचमुच आपके पास टाइम है, अलग अलग टूल्स यूज़ कर रहे हो तो आप पहुंच जाओगे। थर्ड थिंग, जब भी मार्केट क्रैश होता है, डोंट रश इन द मार्केट एंड बाय एनी स्टॉक विच इज़ अवेलेबल चीप। डू सम रिसर्च, बी प्रिपेयर्ड। वदगढ़ तो मार्केट के आएगी,
जब भी वो गट आएगी उसके पहले आपने प्रिपेयर किया है कि मुझे कौन से स्टॉक लेने हैं, उस पर कुछ फंडामेंटल रिसर्च काफ़ी हद तक आज रिपोर्ट अवेलेबल है बहुत सारी कंपनियों की। आप एक डिसाइड करो किस सेक्टर में कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना है। प्लस आप देखो इंडेक्स में सबके वेटेजेस क्या है। सिर्फ बैंकिंग का वेटेज अगर 40% है, आप अगर 5% करके और परफॉर्म करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे। तो कहाँ ना कहाँ आपको वो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर समझना है। तो ये जो है ना काम कि आपको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में जाना है, अपने आप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। दैट्स अ गुड वर्ड। पर ऐसे कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व किया आपने कि लोग ये गलत करते हैं? When you think about lots of advisory people and all that, they are going to give us good advice. I've seen lots of people subscribe to that. Subscription fee भरते हैं 5-5 हज़ार रुपये। समझ में नहीं आता है कि उसके पास इतनी अगर नॉलेज है आपको टिप देने के लिए, वो आपको कॉल करके आपको क्यों इतना कन्विंस करेगा, वो खुद ही ट्रेड करके कमा लेगा। समझ लो ये सब बोगस स्कीम्स है कि जो भी आपको कहता है एडवाइजरी आपको दूंगा, आपको मैं 1 महीने में इतना इतना कमा के दूंगा, सब रॉन्ग है। नेवर बिलीव दैट। बट एक होता है ह्यूमन की टेंडेंसी, लालच होती है कि ये शायद कर पाएगा। और बहुत सारे जैसे मैंने कहा एडवाइज़र 1-2 साल परफॉर्मेंस देते भी है, बट वो जो 3-4 साल जो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उसमें आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो नेवर गो फॉर दैट काइंड ऑफ लाइक एडवाइजरी सर्विस। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस मार्केट। मार्केट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बहुत वोलेटाइल लगता है। आप बॉटम और टॉप देखते हो, मुझे लगता है आपको लगता है कि ये मैं कैप्चर कर लूँगा। वो कैप्चर करना बेस्ट ऑफ प्रोफेशनल के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि गो इन दिस मार्केट स्लो एंड स्टडी, लॉन्ग टर्म गेम खेलो। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्राई मत करो कुछ भी बीट करने के लिए। ना सवाल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। ओके, टेल मी, लेट्स टॉक लिटिल अबाउट इंडिया। एंड इंडिया में थोड़ा सेक्टरल ग्रोथ की बात करते हैं। आपको कौन से सेक्टर्स लगते हैं कि अभी इंडिया में क्या ग्रो हो रहा है, बेस्ड ऑन ऑल द डेटा दैट यू हैव, कि स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्जर सेंटिमेंट भी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग है, इंडियन सिटीजन्स का बहुत स्ट्रांग हो गया है। आप इतना ज़्यादा इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ उठते बैठते हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी कौन से ऐसे 3-4 सेक्टर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, चल रहा है? नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो बिल्डिंग समबडीज करियर। किसी को अगर अपना करियर बनाना हो किसी चीज़ में, वो सोच रहा है कि मैं किस में अंदर घुसूँ। देखो ओवरऑल मुझे लगता है, बिकॉज सेक्टर वगैरह तो हम ट्रैक नहीं करते, जो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है कंट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स साइकिल, कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपांडिंग कैपेसिटी एवरीवेयर हैज़ कम बैक। पहले क्या हो रहा था कि पैसे मिल रहे थे बैंक से, ज़रूरत नहीं भी थी तो कंपनी कैपेसिटी बढ़ा देती थी, यही समझ के कि शायद रिपे करना है नहीं करना है, तब तक चल रहा था। जैसे ही इंसॉल्वेंसी का लाइक बोर्ड आया, तब से पता चल गया अगर हम नहीं पे कर पाएंगे तो हमारी कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है इंडिया में। तो अब जो एक्सेस कैपेसिटी सब एब्जॉर्ब हो गई। अब जिस फेज़ में हम जा रहे हैं, यहाँ पे जेन्युइन कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स इसीलिए मुझे लगता है बहुत अच्छी चलेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज जो मुझे लग रहा है, बैंक्स, जो भी ये सारे अपना ये प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं, या कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो सब उस पर अपना उनका फंक्शन है। और दूसरा जो लग रहा है मुझे, क्रेडिट ग्रोथ, यहाँ पे जैसे ये सब चीज़ें डिमांड बढ़ेगा तो उतना ही क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने वाला है। कि क्रेडिट ग्रोथ आप देखोगे इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए इंडिया का। तो उसमें कौन मेन प्लेयर्स हैं? बैंक्स। वो ही पैसा लेके आ सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 2-3 सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरे बिकॉज अपने इंडिया में ये सारी चीज़ें आईटी, डिजिटाइजेशन की बहुत सारी अच्छी बातें हो रही है। तो आई वुड से वो एक एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है आई एम वेरी वेरी बुलिश। अगर किसी को करियर बनाना हो, इट शुड बी ऑन दिस साइड, डिजिटल साइड। डिजिटल साइड है जहाँ पे मैं कहता हूँ, मैंने ट्रैवल अक्रॉस ग्लोब, यूएस, यूरोप, और एशियन कंट्रीज, ये एक एरिया जहाँ पे एवरीबडी इज एट पार। सब जन ने जर्नी साथ में स्टार्ट की है। तो इसमें मुझे लगता है इंडिया का टैलेंट जो है, इट कैन टेक अस टू प्लेसेस। एक क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक कर दिया है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जगह इट इज प्राइवेट पीपल हु आर क्रिएटिंग एपीआई एंड ऑल दैट।
ये मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है. गुड फॉर पीपल लाइक इन इंडिया हु आर इनटू IT, डिजिटाइजेशन एंड ऑल दैट. वहाँ पे मुझे इतनी ग्रोथ दिख रही है बिकॉज ये गवर्नमेंट जो सपोर्ट करने को तैयार है. अब तो मैं कहता हूँ पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी नहीं है. हम UPI पेमेंट की बात करते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर की बात करते हैं, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जिसमें रियल सेंस में AI ML टूल जेन्युइनली यूज़ होंगे. जहाँ पे यूज़ केस, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग बीइंग वेरी इफेक्टिव, बीइंग वेरी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंडिविजुअल वांट्स, काफ़ी इनोवेशन होना बाकी है. अभी जो हम सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे, ये आ रहा है, उस पर किसी ने मेहनत नहीं की है. वहाँ पे मुझे लगता है यूथ को काफ़ी हद तक जो करियर सोच रहे हैं इस साइड पे सोचना चाहिए. AI ML इज़ अ बिग थिंग, डेटा साइंस इज़ अ बिग थिंग. जहाँ मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं ना, उसका 1% भी स्टार्ट नहीं किया. It's going to change the world? In a big way. And world will be different in next 7-8 years. In just 7-8 years? 7-8 years. Okay. Question ek do on your recent moves that you have been making. IPL में associate partners बन गए. क्यों ऐसे एकदम से IPL में क्यों? I think मेरे फैमिली को देखना था कि हमारा बोर्ड IPL में. Most honest answer. No, I think that now we are moving into tier 3 and all that. तो जब हम ब्रांडिंग वगैरह करते हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मीडिया जहाँ पे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन वॉच कर रही है. अभी आप देखोगे मार्केट में, पहले क्या था, सीनियर पीपल आते थे 30-35 सीरियस एज के, और मेट्रो या तो फिर tier 1 वगैरह से. बट अब इफ यू लुक एट वुमेन आर कमिंग इन दिस मार्केट. Even like people who are into college, they are coming into this market. They are funded by their parents. Why they are funded? Because they say, we missed this opportunity of investing in equity, you invest. Now, if you look at all that audience, to reach of IPL is so big. Everybody is watching. जब IPL चालू होता है तो full family is glued on the screen. सब देख रहे हैं. So we felt this is the right kind of like property where we should be associated. क्या क्या opportunities मिलती है आपको? मतलब where all will you be seen? Everywhere, no, like क्योंकि आप जर्सी पे तो नहीं होगे. नहीं, जर्सी पे वो होता है अपने ये लोकल टीम्स. यस, तो जो जर्सी वुड बी लाइक फॉर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ BCCI. ओके. तो वहाँ पे रोप पे हमारा नाम होगा, LED स्क्रीन्स होंगे, जो मेन बोर्ड होता है स्टेडियम में आपका नाम होगा, स्टेडियम पे नाम होगा. And we can take one property like what you have taken is Angel One Super 6. So जो Super 6 लगेगा, that commentator will announce Angel One Super 6. अच्छा, ये हमेशा आएगा पूरे IPL में इस बार Angel One Super 6. And फिर एक अवार्ड हम देंगे whoever has hit more Super 6s. Most number of sixes will get that. Yeah. So वो मिलता है. तो ऐसे काफ़ी बेनिफिट्स है वैसे तो. ओके. एंड कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इस पे? हाउ मच डू यू? इसमें वी हैड बिडेड 82.5 पर ईयर. ओके. सो फुल ईयर में IPL तो एक ही सीजन होता है? एक ही सीजन. तो फर सीजन का 82 crores 82.5 देना है हमारा. दैट इज द बिट दैट यू डू. एंड इससे पहले हैव यू सीन अदर कंपनीज गिविंग इट एंड उनका ROI बहुत बढ़िया है, 82 से ऊपर ही जाता है, कि इट्स अ ब्रांडिंग एक्टिविटी विच यू वर्क इन अ होप कि ओके नॉट टुडे बट 2-3-4 साल 5 साल बाद इसके रिटर्न्स दिखेंगे हमें. इमीडिएट रिटर्न्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हर एक का मॉडल अपना अपना होता है. किसी को नई कंपनी है, विजिबिलिटी के लिए करना है. हमारी कंपनी तो काफ़ी यानी कि जानी पहचानी है, तो वी आर नॉट डूइंग फॉर विजिबिलिटी. सो वी आर डूइंग इट सो दैट पीपल who want to start broking and all that, some kind of a top of the mind recall कि when I see this on IPL and when they're thinking about broking start करना है, तो एक recency का एक impact रहता है कि Angel One देख रहे हैं. तो we are clear that we are working on based on how many more customer we can get on our app. We are not looking in terms of long term 5 years and all that. हमारा तो हिसाब किताब क्लियर है. If you are spending उसी ईयर में रिकवर करना है. क्योंकि उस नाम रिकॉल के लिए हम नई कंपनी तो है नहीं. बहुत सारी जो पहली कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ था, दे वर न्यू, VC फंडेड. अभी तक लोगों को पता नहीं था कि ये कौन सी कंपनी है, क्या है. सो दे वांटेड दैट रिकॉल. सो वी आर वेरी क्लियर. इफ यू आर वाचिंग टीवी, इफ यू थिंक अबाउट ब्रोकिंग, डाउनलोड करो. पर ऐसे यू मस्ट हैव थॉट ऑफ मल्टीपल अदर ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? जैसे जर्सी के ऊपर, तो वो इतनी लुक्रेटिव नहीं थी कि सारी जर्सी पे हम कर दें. बट वो लोकल है, हमारे पास क्लाइंट पूरे इंडिया से आ रहे हैं, तो वी कांट टेक पोजीशन. सारी जर्सी पे अगर कर दी तो 8-10 टीम सब
तो काफ़ी महंगी हो जाएगी ना। अच्छा, इससे बिजनेस मॉडल नहीं बैठता है। तो पर जर्सी कितना होता है? लाइक व्हाट डू यू, आई डोंट नो, वुड बी अराउंड 50-60 crores 50 crores पर जर्सी टाइटल स्पॉन्सरशिप पर टीम। या तो यहाँ पे जैसे सैमसंग लिखा है Yeah. मुंबई इंडियंस के, तो वैसा 50-60 होगा। 50-60 crores पर टीम। तो ये क्रिकेट बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। एंड जो हेलमेट में छोटे छोटे जो लगते हैं वो सब तो सस्ते वो होंगे। सब 10 करोड़ 15 करोड़ से कुछ नीचे है ही नहीं। That is wild. Cricket has become a big business in Per India. team. Yeah. Even broadcasting right जो देते हैं वो 10,000 crores में जाते हैं, यानी 10, 20, 50 crores कुछ भी नहीं है। टाटा IPL जो करता है टाटा नाम देने के लिए, they paid 500 crores for one season. one season, yeah. Wow. We should do a whole podcast on IPL. Yeah, you should do that. Do you ever think that you want to buy a team? Do you ever want to? No, not in my priority. No. बट कभी भी फ्यूचर में कि कभी कह नहीं सकते, मिलेगी तो कर नहीं, बट कभी एक्साइट करता है। It makes a business sense, no. Like IPL, believe me, from 2006 my team is saying that we should sponsor. But till the time we don't feel a business justifies this cost. उस टाइम में मैं यही कहता था, 1% लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वी स्पेंड ऑन IPL, सब वेस्ट ही जा रहे हैं। नाउ वी रीच अ स्टेज जहाँ पे 14 करोड़ अकाउंट है और भी इट इज ग्रोइंग एट अ गुड रेट, तब इट मेक्स सेंस। तो जब भी ये चीज़ होगी कि टीम लेना, बिजनेस सेंस बनेगा ना, सब चीज़ करेंगे। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर मनी यू स्पेंड यू शुड बी एबल टू रिकवर इट। हैव यू हर्ड ऑफ, आई डोंट वांना जिंक्स इट, बट आपने कभी सुना है कि टीम इंडिया को जो स्पॉन्सर करता है उनके ज़्यादा टाइम तक वो स्टार्टअप चल नहीं पाता? हैव यू सीन दैट? हैव यू हर्ड द जिंक्स? I have heard, but I don't believe it. I don't believe it either. In my life, I will tell you, जो मैंने फर्स्ट ऑफिस ली थी ना, बैंड्रा में ऑफिस थी, तो मैं डील तो करके आया। मैं देखता नहीं हूँ, मैं वास्तु ना देखता हूँ क्या हुआ था। Somebody told me, you know why you got this deal cheaper? यहाँ का ओनर जब ओपनिंग कर रहा था तो मर गया। That's how does it matter? I am looking at my business, I am looking at what I am going to serve. I don't look at क्या हुआ था। उसके हिसाब से वर्ल्ड थोड़ी चलती है। वर्ल्ड चलती है, आर यू एबल टू कनेक्ट विथ योर यूजर, आर यू एबल टू सर्व देम बेटर, आर यू एबल टू गिव देम अ बेस्ट कॉस्ट। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और आज तक लाइफ में मैंने कभी जो भी ऑफिस मैंने खोलिया, कुछ भी काम किया, ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस पीपल, वास्तु, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मीन्स मैंने दिमाग में लाता ही नहीं हूँ। दैट सेव्स माई टाइम। या you keep your karma clear, that's it. Yeah, exactly. I'm a strong believer of that. Strong believer of let us serve our consumers exactly, and user base, and that'd be interesting. ये आप किधर इन्वेस्ट करते हो? So contrary to what people believe, I have not invested in equity ever. तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते? No, because I've invested in my business, which is 100% concentrated investment in equity. So that's the reason I don't look at other companies and all that, because I see lots of opportunity in my company. If I believe in my own company, I should put all my money over here. So that is what I do. Except for that, I do investment, like not investment. My rest of the money goes into my cars and all that. But otherwise in equity, I believe in my own equity. I believe in my own company. So that is what trust, faith, dedication I have. That if I want to make any wealth, I can make it. People who have their own business, they should do that. If you don't have, invest in good businesses. And that's the reason. I mean, rest of the money जो कमा रहे हैं, enjoy your life. अच्छा, सब चीज़ में थोड़ी मल्टीप्लाई किया जाता है। Many times I see that people say that, oh ये पैसा लगाओगे तो कार डेप्रिशिएट होती है, वेकेशन करोगे तो उसमें क्या मिला आपको। समझ में नहीं आता कि सब जगह अगर पैसा कमाओगे तो खर्चा कब करोगे। So something you have to keep that, okay, I'm doing this for my family, for vacation, for experience, for my own passion. तो ये जो पैसा है वो वहाँ पे जाता है। बाकी पैसा जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, जो बिजनेस के लिए जाता है, जो इक्विटी के लिए जाता है, इट इज ओनली इन माई बिजनेस। Interesting. So much of big opportunity, so much of growth, so much of capital is needed. सही। ओके, तो कार कलेक्शन क्या, खर्चा कहाँ करते हो आप? खर्चा कहाँ पे करते हो? कार्स में। आई एम पैशनेट अबाउट कार, सो वॉट एवर न्यू स्पोर्ट्स कार कम, आई वॉन्ट टू बाय इट, आई वॉन्ट टू ड्राइव इट। आई एम नॉट कलेक्टर, आई ड्राइव देम। So every weekend I will go drive my cars. I will go with my family with the sports car. We take a car from here to Pune. I have driven it from here to Delhi. I have driven from here to Bangalore. That is where I really enjoy. Then I go abroad. कितनी cars हैं आपके पास?
would be around 8-10. I haven't counted them Abhi, properly. At this Around point, 8 to 10. 8 to 10. Which is your best car? Kaun si? Tell me your car collection. Give me It's 3, like 4. asking a parent, who is your favorite kid? Don't tell me. Don't So ask tell me this. names of all your kids. So I have Ferrari, I have Lamborghini. So there are different variants of Lamborghini. I have Porsches. I have AMG, Mercedes, and all that I have. Apart from a business car, which is BMW i7. Achha, so business car i7 is where you... Business car is my Mercedes, this thing S-Class or BMW i7. Comfort. So okay, late if you want to really drive fast, want to hear a good engine sound and all that, then Ferrari. If you want to really go wild that day, take your Lambo over there. Want to go on a racetrack, take your Porsches. Very reliable car. AMGs are excellent on track. All of this. All is sorted like that. You have your priorities clear. Sound I'm very clear. Yeah, I'm very clear. Sound चाहिए आज तो Ferrari चाहिए. Wild जाना है, भागना इधर-उधर मस्ती करनी है तो Lambo चाहिए. Well, thank you so much for coming here. It was pleasure talking to you. Yeah. And thank you so much for spending so much time. Yeah, no issue. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक दीजिए और बताइए कि कैसा आपको ये एपिसोड लगा, ताकि आपके कमेंट्स और फीडबैक पढ़ के मैं अगला एपिसोड और बेहतर तरीके से बना सकूं. आपके कमेंट्स मैं बहुत ज़्यादा रिगरसली पढ़ता हूं, क्योंकि उसी से हम आज तक यहाँ पहुँचे और इसी तरीके से हम आगे भी जाएंगे. एंड आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट पॉडकास्ट इसे बनाकर ही रहेंगे. बिफोर यू लीव, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कर लो, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ and that can add to country's growth to another level. Please don't forget to subscribe this channel, like, comment, share, and until the next episode, keep figuring out.